हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ाई करेंगे हाय फ्रेंड्स, इनसाइड आईएएस के जून मंथ का करंट अफेयर्स आज हम करेंगे। आप विजन का भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप विजन का नहीं कर सकते हैं। अगर आपको विजन सही लगता है तो आप विजन पढ़ सकते हैं। मुझे इनसाइट अच्छा लगता है क्योंकि इनसाइट में काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव बता देते हैं और आपकी अच्छी तैयारी हो जाती है अगर आप टाइमली इसको स्टार्ट कर दें। अब इसको आप जैसे अभी जुलाई ख़त्म हो रहा है, एंड में है, तो अगर अब भी आप इसको डेली रूटीन में इसकी मैगजीन्स पढ़नी शुरू कर दें तो इट इज़ वेरी मच डूएबल, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके जैसे आप देख सकते हैं कि 149 पेजेस हैं, तो हम इसको क्लासेस के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, वन गो में नहीं करेंगे। इसको हम आज हम पेजेस वाइज कर लेते हैं। अगर 149 पेजेस है तो देख लेते हैं अगर एक घंटे में कितना होता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट कर सकूँ। मोस्ट प्रोबेबली 30-40 पेज तो हो जाने चाहिए, और नहीं भी होते हैं, कुछ में कंटेंट ज़्यादा आ जाता है तो वो ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि नालंदा नालंदा में हमारे प्रधानमंत्री गए हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी। और जब एक टाइम पे बख्तियार खिलजी ने बहुत उस पे आतंक ढाया था और उसको ख़त्म कर दिया था एक हिसाब से। उसको जलने में, उसके अंदर इतनी बुक्स थी कि उसको जलने में, ये तो आपने सुना ही होगा ना, उसको जलने में उसको काफ़ी टाइम लगा। तो वहाँ पर एक जॉइंट इनिशिएटिव है, ये आपको इसमें याद रखने वाली क्या चीज़ रखनी है याद, कि ईस्ट एशिया समिट और इंडिया का एक जॉइंट है, जॉइंट इनिशिएटिव है। ईस्ट एशिया समिट जो है, ये हमारी एक मलेशियन पीएम होते थे, मोहम्मद मोहम्मद करके, उन्होंने स्टार्ट की थी ये। एक्चुअली जो एशियान हमारी समिट थी, हमारी नहीं मतलब एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, उसका एक, वहाँ पर इन्होंने डिसाइड किया कि एक ईस्ट एशिया समिट भी होनी चाहिए। तो पहली समिट हुई थी कोई 2005 में कुआला लंपुर। अरे, मैं यहाँ भी यूज़ कर सकता हूँ ना इसको, एक मिनट। ओके, पीडीएफ क्यों ख़राब करना, साइड में लिख सकता हूँ बढ़िया, तो वहाँ पे लिखता हूँ। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अ, अब हम थोड़ा नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए पूछ पता कर लें। अब तो काफ़ी अच्छी बन गई है, उसको हमने दे भी दिया है, बना दिया उसको अच्छे, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया है। जो फर्स्ट टाइम ये जो बनी थी, ये किसने बनाई थी? कुमार गुप्त। कुमार गुप्त ने बनाई थी ये। और जो इसका आर्किटेक्चर है, ये मोनास्टिक है, मोनास्टिक। इसके अंदर हमारी जैसे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं और एजुकेशनल बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि आजकल होता है, स्तूपाज हैं। उसके बाद आप आ जाइए तो इसमें काफ़ी कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स पढ़ते थे, चाइना, तिब्बत, सेंट्रल एशिया, श्रीलंका, थाईलैंड वगैरह वगैरह। और मेरिट के बेस पर यहाँ पे एडमिशन होता था। इसमें कौन कौन से फॉरेन विजिटर्स आए थे 7th सेंचुरी में? चाइनीज़, हाँ ये बात नोट करने वाली है, इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिए। इसमें जो नोटेबल फॉरेन विजिटर्स आए थे वो थे हमारे स्कॉलर्स आई क्विंग, और दूसरे थे
शुएंग ज़ैंग। देखिए आपको इसमें सारा नहीं याद रखने की ज़रूरत है, जो मेन मेन पॉइंट्स है पहले तो इन्होंने कर ही रखे हैं बोल्ड, पर फिर भी और भी कोई बीच में पॉइंट्स होंगे जो मुझे लगता होगा कि आपको याद रखने की ज़रूरत है, वो आपको याद रखना है। जो मैं लिख रहा हूँ साइड में उसको आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आ जाता है, हाँ, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिया गया था 2016 में। ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 2000 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ये यूनेस्को देता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यूनेस्को, इसकी हमारे यहाँ मीटिंग भी होने वाली है इस बार इंडिया में, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना, हो सकता है सवाल आ सकता है। इसमें वही गुरुकुल सिस्टम चलता था, और चंद्रगुप्त के जो चंद्रगुप्त मौर्य जो फाउंडर थे मौर्यन एम्पायर के, उनके जो गुरु थे चाणक्य, चाणक्य ना, जिन्होंने धनानंद को धनानंद को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, याद रखना है आपको। और वहाँ पे वैल्यूज सिखाई जाती हैं, धर्म, अहिंसा और सत्य। और यहाँ पे अगर आप और इसको पढ़े तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ये जो इतना कंटेंट है, ये आपके मेंस के लिए सही है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो सही रहेगा। मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ क्या क्या होता था वहाँ पर। जैसे आज फिजिकल एक्सरसाइज होती थी, उसको व्यायाम बोलते हैं, और जो मेंटल एक्सरसाइज उसे मंथन बोलते हैं। ये दो एक्सरसाइजेज जो आज भी हमारे पीटी टीचर कराते हैं, और हमारी स्पोर्ट्स क्लासेस होती है। बस सोच लीजिए अगर हमने वही चीज़ें फॉलो की हुई हैं। और लो टीचर पीपल रेशियो होता था, मतलब बच्चों का, और मतलब एक टीचर पर कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। जैसे आज तो मुझे आई थिंक 1:35 का चल रहा है जो गवर्नमेंट ने किया है। एक बार चेक कर लेना कितना है। पर कई जगह आप देख सकते हैं, वाजीराम या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में चली जाइए, एक टीचर पढ़ा रहा है और 500 का सेमिनार हॉल भरा हुआ है। कैसे वो बच्चे पे फोकस कर पाएगा और कैसे वो किसी को बता पाएगा। तो बहुत हाई टीचर पीपल रेशियो चल रहा है आज की डेट में। पर उस टाइम पे ये एक प्लस पॉइंट था कि लो टीचर पीपल रेशियो चलता था, और सिंगल सिंगल बच्चे पे वो अच्छा ध्यान देते थे। वैल्यू एजुकेशन होती थी। एथिक्स पे जो कि आजकल हमारे तो ख़त्म ही हो गए हैं, बिल्कुल कागज़ों में रह गए हैं। आप देख सकते हैं जैसे कई आईएएस ऑफिसर्स भी अब एथिक्स का पेपर तो देते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड उनका एथिकल वैल्यू ज़ीरो होती है। तो आप कस्टमाइज़ भी कर सकते थे, जो बच्चा जिस हिसाब में जिसमें ज़्यादा अच्छा होता था उसको वो उस हिसाब से पढ़ाते थे। और जो चीज़, हाँ जी, तो और हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी और यूनिवर्सिटीज़ भी थी।
यहाँ और ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे जो नालंदा यूनिवर्सिटी के अलावा भी थे। इसमें आप देख सकते हैं एक विक्रमशिला है, ये धर्मपाला जी ने स्टार्ट की थी। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में, जहाँ भी कोंडा लग जाता है ना, समझ लो आंध्र प्रदेश की जगह है। तक्षशिला नॉर्थन वेस्टर्न पाकिस्तान में चली गई है, इसको भी ख़त्म कर दिया था। वल्लभी उदांतपुरी जगदल्ला जो बांग्लादेश में है। ये आपको थोड़ा सा देख लेना, तक्षशिला के बारे में थोड़ा पढ़ सकते हैं कि पनीनी ने वहाँ पे अष्टध्यायी जीविका फिजिशियन मतलब डॉक्टर सर्जरी वगैरह करते हैं। और चाणक्य ने वो ये फेमस वहाँ से पढ़ के गए, वो बंदों के नाम है चाणक्य और जीविका पनीनी। पनीनी ने तो अष्टध्यायी भी लिखी हुई है। और आगे देख लेते हैं इनका ये कहाँ कहाँ पर है, ये देख लेते हैं। जैसे ये देखिए, ये बनारस एजुकेशन सेंटर, ये रहा तक्षशिला नॉर्थन वेस्टर्न पाकिस्तान में है। ये वल्लभी गुजरात, कांचीपुरम नागार्जुन कोंडा ये आंध्र प्रदेश, विक्रमशिला आप देख सकते हैं ये बंगाल में है। बंगाल नहीं, ये सॉरी आपका आ जाता है उड़ीसा। उड़ीसा उसके बाद आपका आ जाता है जगदल्ला, ये भी आपका बांग्लादेश में आ रहा है शायद। हाँ बांग्लादेश में है, ये बांग्लादेश में है। एक मिनट, पेन थोड़ा मैं ना ग्रीन ले लेता हूँ ना, इसमें थोड़ा सही दिखता है। चलिए, उसके बाद और भी है, कुदांतपुरी है, सोमापुरा है, नालंदा है। नालंदा तो आपको पता ही है, बिहार में। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी आ गया है आपका ईस्ट एशिया समिट के बारे में उन्होंने थोड़ा बता दिया है, 2005 में ही था। एशियान के दौरान इसको बनाया गया था। मेन इसका ये था इंडो पैसिफिक पॉलिटिकल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इशू, यही होते हैं सरकार के पास, डिस्कस करते हैं सिर्फ, काम कुछ नहीं करते हैं इसके ऊपर ये। और प्रिंसिपल में यह था कि ओपननेस इंक्लूसिवनेस सबको ऐड करो, इंटरनेशनल लॉ की रिस्पेक्ट करो, ये सब कुछ था। चलिए आगे चलते हैं। आगे आ जाता है इंडियाज जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स। या इंडिया में तो आप देख सकते हैं काफ़ी डाइवर्स हमारे पास एनवायरनमेंट है, काफ़ी हमारे पास क्लाइमेट्स है, काफ़ी हमारे पास प्लेट्यूज हैं, माउंटेन्स हैं, आइलैंड्स हैं, सब कुछ है ना। तो एक जियो हेरिटेज साइट होती है। जियो हेरिटेज साइट क्या होती है? जो कि जिसके जियोलॉजिकल फीचर्स हम यूज़ करके एजुकेशन में अपना, एक मिनट इसको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। जियो हेरिटेज साइट्स है, ओके, जो कल्चरली सिग्निफिकेंट होती हैं जियो हेरिटेज साइट्स को हम थोड़ा पढ़ते हैं ताकि हम हिस्ट्री पता कर सके अर्थ की, कि अर्थ जो है वो कैसे डेवलप हुआ था, कैसे बढ़ रहा है। वो जियोलॉजिकल फीचर्स को हम स्टडी करते हैं और वहाँ से हम आइडिया लगाते हैं कि हाँ अर्थ पहले ऐसा था, अर्थ के पार्ट्स ऐसे थे। तो ये चीज़ें, इन साइट्स को जो, ये जो जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स होती हैं, इनको कौन वो बताता है कि भाई इनको डेजिग्नेट कौन करता है? जीएसआई। जीएसआई क्या है?
जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। India is a member of UNESCO Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage. अब आ जाते हैं हम जियोरेलिक्स के ऊपर। जियोरेलिक्स क्या होते हैं? ये भी जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस होते हैं अर्थ के। ये फॉसिल्स हो सकते हैं, रॉक्स हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, जिसको हम स्टडी करके कुछ साइंटिफिक, एजुकेशनल और अपनी हिस्ट्री के बारे में, अर्थ की हिस्ट्री के बारे में कुछ पता कर सके, उन्हें हम जियोरेलिक्स बोलते हैं। और ये इसको अब ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इसको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपके काफ़ी जियो हेरिटेज साइट्स हैं जो पता चली हैं, और इसमें शायद अभी कुछ ऐड की गई हैं, तो इसमें हम देख लेते हैं। हाँ, हम इसका ये आने का इशू यही है कि हम इतना ध्यान देते नहीं है, जबकि हमारे पास इतना कुछ जियो हेरिटेज साइट्स हैं। जैसे हमारे पास आ गया लोनार क्रेटर। ये तो महाराष्ट्र का आपको पता ही होना चाहिए। लोनार क्रेटर की वजह से हमारे वहाँ पे एक लेक बना हुआ है ना, पिंक कलर का। बेटका रॉक शेल्टर्स है, हम उन्हें प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे हैं। हम उनको प्रॉपरली यूटिलाइजेशन करके और स्टडी करके, हमारी गवर्नमेंट भी उतना बजट वहाँ पास नहीं करती है कि एएसआई या जीएसआई उस पे जाके स्टडी करे। सेंट मैरी आइलैंड्स है कर्नाटका में, अम्बेनेली घाट है, फॉसिल पार्क है, अकाल, ये पढ़ लेना आप। इसमें से कुछ इतना आपका खास आने वाला है नहीं। हाँ, ये पढ़ने के लिए ठीक है कि हाँ, जमार कोटरा रॉक फॉस्फेट, ये राजस्थान में है। सलखान फॉसिल पार्क, इसमें मीजोजोइक एरा के बारे में हमें पता चलता है। कहाँ से? मांडला, मांडला मध्य प्रदेश से है। वैसे ही हमारे पास अकाल फॉसिल वुड पार्क है, ये राजस्थान में। यहाँ से हमें ट्री ट्रंक्स जुरासिक पार्क के मिले हुए हैं, उस पर स्टडी करो, पता करो। इंडिया में इतना करते नहीं है इसके ऊपर, तो ये इतना खास इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी हमें करीबन इनसाइट्स ने दिया है, तो हमें थोड़ा सा इसको पढ़ लेंगे। इसमें आपको यही बस याद रखने वाली चीज़ है। अगर हाँ, अगर आप स्टेट स्पेसिफिक है, तो हिमाचल प्रदेश वाले अगर कोई एग्ज़ाम है तो उसमें ये याद रख सकते हैं कि शिवालिक फॉसिल पार्क है। शिवालिक फॉसिल पार्क जो है आपकी किसके लिए? यहाँ पे आपको एंशियंट ट्रीज मिलते हैं। एंशियंट ट्रीज के बारे में है ये। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एंशियंट ट्रीज। देन नेक्स्ट आ जाते हैं हम वोल्केनिक और टेक्टोनिक एक्टिविटी के बारे में पता चलता है हमें। पैलियो एनवायरनमेंट स्टडीज। पैलियो एनवायरनमेंट स्टडीज क्या होती है? पैलियो मीन्स लेट, सॉरी अर्ली, मतलब बहुत पहले, तो उसको हम पैलियो बोल देते हैं। पैलियो मीन्स ओल्ड। ओल्ड एनवायरमेंटल स्टडीज हम उनके फॉसिल्स को पढ़कर और अदर ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशंस को पढ़कर पता करते हैं कि हाँ, कैसे कैसे हमारा अर्थ डेवलप हुआ है। देन नेक्स्ट चलते हैं। इसमें से अगर आपको याद रखना है तो आप इसमें से याद रख सकते हैं, जो हमारे प्री के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो हो सकता है आपका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। और ये बना कब था? ये आ जाते हैं क्वेश्चंस, स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम्स में आ जाते हैं, पीसीएस में आ जाता है और वनडे एग्जाम्स में आ जाता है। और ये आपका जीएसआई किसके अंडर आता है? ये आपका वीके में भी क्वेश्चन स्टेटमेंट में आ सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, क्योंकि ये तो आपके किसी के दिमाग में नहीं आएगा। आप कोई मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर बोल देगा, कोई मिनिस्ट्री ऑफ
होम अफेयर्स भी बोल सकता है इसमें। कल्चर बोलने के ज़्यादा चांसेस हैं कि हाँ भाई कुछ हम बचा रहे हैं, कुछ देख रहे हैं। तो माइंस का आना बहुत कम चांस है दिमाग में, तो इसको याद ज़रूर रखिए कि जीएसआई मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में आता है। कोलकाता इसका हेडक्वार्टर है। 1851 में ये स्टेब्लिश हुआ था। ओके, देन हम नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आ रखा है इंडियन आर्ट हेरिटेज के ऊपर। इसमें ये पूछा गया है कि म्यूरल पेंटिंग्स क्या होती हैं? छोटी छोटी पेंटिंग्स होती हैं, अजंता केव्स में पाई गई हैं, लिपाक्षी टेम्पल, सांची स्तूपा, इन तीनों में से किसमें पाई गई हैं? सांची स्तूपा में तो कोई म्यूरल पेंटिंग्स है नहीं, अजंता केव्स में तो जाना इसीलिए जाता है, लिपाक्षी टेम्पल भी। अब आपको ये देखना है कि अजंता केव्स कहाँ है और लिपाक्षी टेम्पल कहाँ है। महाराष्ट्र में। नेक्स्ट चलते हैं। इसको अगर आपने और देखना है तो देख सकते हैं कि क्या क्या डिफिकल्टीज क्या क्या आती है इन साइट्स को प्रिजर्व करने में। अवेयरनेस की कमी, जो हम वहाँ पे माइनिंग कर देते हैं, डेवलपमेंट वर्क्स करते हैं, उसकी वजह से काफ़ी हमारा ये जो जियोलॉजिकल साइट्स होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, और कोई हमारे पे इस पर कानून भी नहीं है। स्पेसिफिक लेजिस्लेशन होना चाहिए जियो हेरिटेज साइट्स को बचाने के लिए, उसके आसपास कुछ बफर एरिया होना चाहिए कि ये जियोलॉजिकल साइट्स हैं, यहाँ इसके 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक आप कोई माइनिंग नहीं कर सकते हैं, या नो ह्यूमन जोन एक्टिविटी होनी चाहिए, या होगी भी तो रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए, अंडर गाइडेड कंट्रोल होनी चाहिए, पर ऐसा कुछ करते नहीं है, करना चाहिए। और पावर भी नहीं है। जैसे आप बोल सकते हो कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया साइट्स को तो आइडेंटिफाई कर सकता है, पर उसको बचा नहीं सकता। आइडेंटिफाई करके दे देता है कि हाँ भाई यहाँ पे साइट है, अब तुम्हें इसे संभालना है, बचाना है, बचाओ भाई। अब बचाने का काम कौन करता है? मोस्टली ये एसआई करते हैं ऐसे। हाफ हार्टेड गवर्नमेंट भाई, नो विल नहीं है भाई, क्योंकि वोट नहीं मिलता ना यहाँ से, इसको बचा के वोट थोड़ी मिलेगा। राशन बांटने से वोट मिलता है, तो वो राशन बांटेंगे। चलिए आगे, ज़्यादा पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम वे फॉरवर्ड है, वही है जो डिफिकल्टीज है वही वे फॉरवर्ड होगा। जियोलॉजिकल सर्वे को पावर दी जाए, इसका लेजिस्लेशन बनाया जाए, जैसे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट बनाया हुआ है, जियो हेरिटेज साइट्स एक्ट बना दो, इंडिया नीड्स टू इन्वेंटरी बना हुआ है। चलो, चलिए आगे चलते हैं। हमारे देश के जवानों के लिए आ गया है। 25 साल हो गए हैं कारगिल वॉर पे, इस बार क्वेश्चन आ सकता है कारगिल वॉर पे। कारगिल वॉर हुआ कब था? पहले तो ये था 1971 में। एक मिनट, एक बार ये ना सारा मैं साफ कर लूँ, बहुत कचरा हो गया है। आप क्या कीजिए, ये जो आपका पीडीएफ है ना इन साइट के, एक साथ प्रिंट ना कराने की जगह 10-10 15-15 पेजेस प्रिंट कीजिए और उनको स्टडी कीजिए साथ साथ। इससे क्या होगा कि आपको पता होगा कि भाई इतना मैंने, हम क्या करते हैं, हम सारा प्रिंट करवा लेते हैं और बाद में उसको पढ़ते नहीं, वो वैसे की वैसी रह जाती है। अगले साल आप देखते हैं 2024 में कि 2023 की इनसाइट पड़ी हुई है, 2022 की इनसाइट पड़ी है, वो खुली भी नहीं है। इसलिए आप उतना ही प्रिंट करवा के लाएं जितना आप पढ़ सकते हैं। दूसरा आप इसमें ये करेंगे, दूसरा इसमें आप इसको पढ़ें जरूर, कहीं ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, जैसे पीडीएफ से पढ़ लेते हैं, और ठीक है, जैसा जिसको सूट करता है। चलिए हम आते हैं अपने वॉर पे। वॉर हुई थी 1971 में। ओके, सॉरी, कारगिल वार की बात हो रही है ना, ये तो इंडो पाक की वार थी। 1971 नहीं, 1999 में वॉर शुरू हुई थी, और मोस्टली ये कारगिल में द्रास एरिया, इस एरिया में लड़ाई की गई थी।
और जवानों में हमारी काफ़ी नुकसान हुआ था हमारा, भले ही हम वॉर जीत गए थे, नुकसान हमारा काफ़ी हुआ था। तो आप थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। ये प्री ऑक्यूपाइड पीओके कश्मीर है, ये सारा जो जितना भी ग्रीन में है, और ये हमारा इंडिया है। ये आप देख सकते हैं, ये इंडिया है। इसमें अभी थोड़ी प्रॉब्लम है, आपको ये दिखाता हूँ येलो से। येलो नहीं दिख रहा इतना अच्छा, ये देख लेते हैं। ये है अक्साई चिन। अक्साई चिन जो है ये पाकिस्तान के पास है। इसमें 3 पार्ट हो गए ना हमारे इंडिया के। पीओके हो गया, अक्साई चिन हो गया, और एक इंडिया का कश्मीर हो गया। ये 3 पार्ट है हमारे। पीओ को तो यूएन ने, पीओके तो हमें उनको इसलिए मिल गया कि यूएन ने बोल दिया जहाँ पे जितनी लड़ाई हुई है, जो जिसके पास जितना पार्ट है उतना पार्ट वहाँ पे सीडेड रहेगा। अक्साई चिन पाक ने दे दिया चाइना को। भाई चेला है ना उसका, गुरु को खुश करने के लिए दे दिया उसने। और उसमें ये भी कहा था कि कल को अगर पीओके और इंडिया का मसला हल हो जाता है और पीओके इंडिया का हो जाता है, तो अक्साई चिन भी इंडिया का ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये चीज़ याद रखने वाली है। चलिए, हम इस मुद्दे पे फिर कभी बात करेंगे। हमारा अभी मुद्दा है कारगिल वॉर। कारगिल के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को अगर ये कब्जा कर लेता है पाकिस्तान, तो आप देख सकते हैं ये कारगिल, ठीक है। ये एंट्री पॉइंट्स हैं कुछ, यहाँ पासिस होते हैं। इन पास के थ्रू यहाँ पे लद्दाख में लद्दाख को कट ऑफ करने के लिए कारगिल में उन्होंने पंगे लिए थे पाकिस्तान ने। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। इसमें पाकिस्तान हमेशा धोखा देता है। पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट हुआ था जो 1972 में, उसमें बोला था कि भाई हम एलओसी को नहीं तोड़ेंगे। एलओसी क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल। एक होता है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसके बारे में आपको फिर बताएंगे डिटेल में, एलएसी और एलओसी में क्या फ़र्क होता है। तो इन्होंने ये पार्ट्स को डिफाई किया, नहीं माना शिमला एग्रीमेंट, और तोड़ के कारगिल में घुसने की कोशिश की। और हमारे भारत वालों ने तो फिर हटना नहीं था, उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। इसमें याद रखने वाली ये चीज़ है आपको, ये जो कारगिल का वॉर हुआ था उसमें जो ऑपरेशन हुआ था उसका नाम क्या था? ऑपरेशन विजय। इसमें याद रखने वाले 2-3 पॉइंट्स हैं, प्री के लिए है, मेंस में भी आप लिख सकते हैं। मेंस में जब ये मेंस के हिसाब से है ये सारा, ओके, कि हमें अपने बॉर्डर पे और विजिलेंट होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। हमारा मोस्ट पार्ट ऑफ, आपको हैरानी होगी कि पाकिस्तान के साथ वाइड नहीं है, मतलब तारबंदी नहीं है, कोई वॉल नहीं है, तो आना जाना थोड़ा आसान हो जाता है, इन्फिल्ट्रेशन इन्फिल्ट्रेशन आसान हो जाती है। मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, एम्फेसिस ऑन डिप्लोमेसी, रिकॉग्नाइजिंग न्यूक्लियर डिटरेंस। मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में हम काम कर ही रहे हैं, लेकिन और करना चाहिए। डिप्लोमेसी, हमारे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स इतने अच्छे रहे उस टाइम कि पाकिस्तान को इंटरनेशनली हमने आइसोलेट कर दिया था। और न्यूक्लियर डिटरेंस भी होता है, भाई हाँ इसके पास न्यूक्लियर है तो हम इस पे अगर अटैक करेंगे, तो न्यूक्लियर से अटैक करेंगे तो ये भी आगे से न्यूक्लियर से अटैक कर सकता है। तो इसमें कुछ आपको याद रखने वाला कुछ खास पॉइंट्स है नहीं।
कारगिल दिवस मनाया गया था 26 जुलाई को 2023 में, तो इस बार भी मनाया जाएगा 26 जुलाई को। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अरे कहाँ भाग गया? हाँ, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल कंट्रोवर्शियल आ गया है। ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार पे एक अलग से पूरा वीडियो बन सकता है, लेकिन इसमें हम आपको मोटा मोटा बताते हैं। 40 साल हो गए हैं इसके ऑपरेशन ब्लू स्टार में। यहाँ पे जो आनंद आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन हुआ था, जिसकी डिमांड कर रहे थे जर्नैल सिंह भिंडरांवाले। ओके, ये एक रेडिकल लीडर थे सिखिज्म के, और काफ़ी डिमांड्स, पंजाब की जो डिमांड्स थी वो इन्होंने मनवाई थी उस टाइम की गवर्नमेंट से, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट से। और उनमें से एक डिमांड ये भी थी आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन में काफ़ी पॉइंट्स थे, जैसे चंडीगढ़ पंजाब का हिस्सा होना चाहिए, और भी काफ़ी पॉइंट्स थे, पर वो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो स्टेट स्पेसिफिक हो जाता है। तो उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन वो गोल्डन टेम्पल में रहते थे। गोल्डन टेम्पल में वो आर्मी ने बोला उन्हें गोल्डन टेम्पल से बाहर आने के लिए और सरेंडर करने के लिए, पर वो सरेंडर नहीं किया उन्होंने, और लड़ाई हुई, और लड़ाई 3-4 दिन चली। उस दौरान काफ़ी क्षति पहुंची, गोल्डन टेम्पल को भी पहुंची, लोग भी शहीद हुए, आदमी शहीद हुए, उनके लोग मारे गए, सब कुछ हुआ। इसी की आफ्टर मैथ में आपने देखा होगा कि इंदिरा गांधी को असैसिनेट भी कर दिया गया था। उन्हीं के बॉडीगार्ड्स थे सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, उन्होंने ही उन्हें मार दिया था अपनी रिवॉल्वर और स्टेन गन से। और काफ़ी इसके बुरे रिजल्ट निकले। एयर इंडिया पर बॉम्बिंग हुई, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस भी हुई, क्योंकि जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हो गया तो उसके बाद थोड़ा आतंकवाद फैल गया पंजाब में। वहाँ के बंदों में एंगर और थोड़ा गुस्सा आ गया कि हमारे धार्मिक स्थल पर हमला हुआ है, तो उन्होंने हथियार उठाए, और उनको काफ़ी टॉर्चर किया गया, उनके परिवारों को भी टॉर्चर किया गया है इसमें। पॉलिटिकल डायलॉग, मतलब पॉलिटिकल स्थिति तो बहुत ही चरमरा गई थी उस दौरान। दो ऑपरेशंस हुए थे। 1984 में हुआ था ऑपरेशन ब्लू स्टार, और 1986 में हुआ था ऑपरेशन थंडर। और ये 1988 में भी कंटिन्यू, 1980 ये 86 और 88 में दैट वाज फॉर सप्रेस द मिलिटेंसी, जो आफ्टर मैथ मिलिटेंसी ग्रो हो गई थी, उसको ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन थंडर शुरू किया गया था। ये बाकी सारा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं तो ये मेंस के लिए है, आप मोटा मोटा इसको पढ़ पढ़ सकते हैं। चलो मैं बता देता हूँ। इसमें ये है कि फॉरेन गवर्नमेंट के साथ हमें कोलैबोरेट करना चाहिए, बॉर्डर्स को सिक्योर रखना चाहिए, सोशल डेवलपमेंट बहुत करनी चाहिए, जॉब्स प्रोवाइड करनी चाहिए, सिक्योरिटी एफर्ट्स तो है ही। देखिए, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, लड़ाई और मार और बंदूक से नहीं समझाई जा सकती, ये आपको बात करके ही होंगी। आपको एंगेज करना होगा, सिखों के साथ एंगेज करिए, उनके स्टेक होल्डर्स के साथ एंगेज कीजिए, समझाइए, और सिक्योरिटी को भी आप इंक्रीज कीजिए, पाकिस्तान के साथ एंगेज कीजिए, उन्हें बताइए कि भाई तुम बाहर से फंडिंग वंडिंग दे के काम कराना बंद करो, ऐसा कुछ मत करो। और इसमें कोई खास क्वेश्चन बनता नहीं है, आप आ जाइए आगे।
ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड ज़्यादा बन जाता है। एजिंग के ऊपर एक स्टडी की गई है। स्टडी का नाम है एजिंग इन इंडिया, एक्सप्लोरिंग प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स टू केयर चैलेंजेस, अ हेल्प एज इंडिया रिपोर्ट। ये रिपोर्ट किसने दी है? पहले तो आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, वर्ल्ड एल्डर अरे एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे वाले दिन, सॉरी, ये रिपोर्ट किसने दी नहीं है, ये किस दिन दी गई है? वर्ल्ड अब्यूज अवेयरनेस डे। ये वर्ल्ड अब्यूज अवेयरनेस डे के दिन किस दिन मनाया जाता है? 15 जून को। ये डेज भी कभी कभी पूछ लेते हैं स्टेट एग्जाम्स के लिए, तो इसमें आप, ये मेंस के लिए काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, मेंस रिलेटेड। तो आपको इसमें देखिए, इसमें यही बताया गया है कि टोटल 15% एल्डरली पर्सन, जितने भी एल्डरली पर्सन हैं, बूढ़े लोगों में से 15% लोग ही काम कर रहे हैं। उसमें से भी 24% मेल है और 7% सिर्फ फीमेल है। और जो हमारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, वो कितने लोगों को मिल रही है? सिर्फ 29% लोगों को मिल रही है। 54% लोग किसी ना किसी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के साथ जी रहे हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे बीपी, डायबिटीज। उसके बाद आ गया हमारा डिजिटल एक्सेस। 59% लोगों के पास तो एक्सेस है ही नहीं, और आ भी जाएगा तो उन्हें चलाना नहीं आएगा, तो वो भी मुश्किल हो जाता है। सोशल भी बहुत कम हो जाते हैं, बेचारे पड़े रहते हैं एक जगह ही। क्या करते हैं घरों में लोग? बुढ़ा हो गया है, इसको बाहर लगा दो, इसकी चारपाई वहां सो जाएगा, कोई बात नहीं करता है, बच्चे बैठते ही नहीं है उनके साथ, तो सोशली कम हो जाते हैं बेचारे। उसके बाद आ जाता है इंडिया की जो एल्डरली कंसर्न, जिसमें ये कंसर्न तो नहीं है, कंसर्न भी है आप, क्योंकि आपकी एल्डरली पॉपुलेशन ग्रो हो रही है। क्यों? हेल्थ केयर इम्प्रूव हो गया है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इम्प्रूव हो गई है। तो 153 मिलियन 153 मिलियन जो आज बूढ़े हैं हमारे देश में, वो 347 हो जाएंगे, लगभग 20% हो जाएंगे हमारी आबादी के बूढ़े। 2050, बूढ़े तो नहीं बोलना चाहिए, ओल्ड। जिन घर में एल्डर्स होते हैं ना, वो घर बहुत तरक्की करता है, क्योंकि सलाह देने वाले लोग होते हैं, काफी एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस का है नेवर बी डिफीटेड। एक्सपीरियंस कभी हार नहीं सकता है, तो आप एक्सपीरियंस को कभी छोटा मत मानिए। मत बोलिए अरे आपको फोन चलाना नहीं आता है तो आप कुछ जानते नहीं है, ऐसे तो आपको जहाज चलाना नहीं आता है तो आपको जानते नहीं है क्या? तो डोंट कंपेयर एप्पल विद ऑरेंजेस। आगे चलते हैं। उनका एक्सपीरियंस है, उनका जितना यूज कर सकते हैं हम यूज करें उनका। देन उसके बाद इंडिया एजिंग रिपोर्ट जो आई है, इसके कुछ रिकमेंडेशंस हैं। वो रिकमेंडेशंस देख सकते हैं क्या है। जेंडर स्पेसिफिक चैलेंजेस को एड्रेस किया जाए। इन सेतु एजिंग। इन सेतु एजिंग मीन्स क्या होता है कि अगर वो बूढ़े हो जाते हैं भाई, उन्हें कहीं आश्रम में मत छोड़ाओ, अपने घर रखो, अपने लोगों में रखो, अपनी कम्युनिटी में रखो, ताकि अपने चाचा, ताया, भतीजा, बच्चे, दादी, सॉरी, पोते पोतियों से बात कर सके और खुश रहे। स्कीम्स बताएं उनकी, जितनी भी ओल्ड एज की स्कीम्स होती हैं। ओल्ड एज होम्स अगर हैं भाई, अगर कोई भेज भी रहा है तो रेगुलेटेड होनी चाहिए, उन पे प्रॉपर ध्यान रखा जाए कि उनका ध्यान रखा भी जा रहा है ओल्ड एज होम्स में, या वो वहीं वैसे ही सड़ रहे हैं। डाटा कलेक्ट किया जाए ढंग से। मल्टी जनरेशन हाउस होल्ड्स इनकरेज करो। मल्टी जनरेशन ये मैं भी इनकरेज करना चाहता हूँ। मल्टी जनरेशन जिसको जॉइंट फैमिली, आजकल हमारी फैमिलीज क्या है, न्यूक्लियर हो गई हैं। तो न्यूक्लियर फैमिली में स्ट्रेस बढ़ता है। जॉइंट फैमिली में लोग ज़्यादा,
ज़्यादा बातें, माहौल अच्छा, हँसी खेल चलता रहता है। अरे स्ट्रेस आता भी नहीं है पास में, ये तो आजकल आने लग गया है लोगों को, जस्ट बिकॉज़ घर में पहले 4 होते थे, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे। अब हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे सँभाले नहीं जाते हैं, 1 बच्चा वो भी चला गया हॉस्टल, रह गए दोनों, बीवी स्कूल सॉरी कॉलेज और ये ऑफ़िस, घर वाला भी ऑफ़िस। कोई ज़िंदगी है, मिलते नहीं है, बात नहीं है, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा हमें अपने लाइफ़स्टाइल पे। जॉइंट फैमिली में रहो, लड़ाई झगड़े थोड़े बहुत होते रहते हैं, उसमें इग्नोर करो। हाँ, चैलेंजेस क्या आते हैं वो देख लेते हैं अभी। फाइनेंशियल डिपेंडेंस बूढ़े हो जाते हैं, नौकरी कर नहीं पाते हैं तो डिपेंड होना पड़ता है वहाँ बच्चों पे, तो वो उनकी तरफ देखते रहते हैं। हेल्थ डिटेरियोरेट कर जाती है, सोशल आइसोलेशन हो जाता है, रूरल सिचुएशन, इंटरसेक्शनैलिटी, एजिज्म एंड मिसोजाइनी। उसके बाद आ जाते हैं मेजर्स। वही सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, हेल्थ केयर होनी चाहिए, स्कीम्स होनी चाहिए, यही है। हेल्थ केयर का एक्सेस हो जाए, सोशल इंक्लूजन हो जाए, उनसे भी उनकी सलाह ली जाए, उनसे पूछा जाए, दादाजी पापा जी बताइए क्या करें, ऐसा किया जाए, इंक्लूड करो, उन्हें भी कुछ अच्छा लगे। सोशल सिक्योरिटीज की कुछ स्कीम्स ऑलरेडी चल रही हैं, जैसे कर्नाटका गृह लक्ष्मी स्कीम। ये एलिजिबल वुमेन्स को 2,000 रुपये पर मंथ देता है। चलो ये तो सबके लिए ही है ना। उसके बाद सिविल सोसाइटी एंगेजमेंट है, कम्युनिटी सीएसओ एंगेजमेंट होनी चाहिए। जैसे आशादीप फाउंडेशन क्या है, वो एल्डरलीज को केयर प्रोवाइड करती हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं या जिनके बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया, अबैंडन कर दिया है। नालायक है बच्चे, आ जाते हैं। अब हम अपने इंडिया के हिसाब से देख लेते हैं कि भाई इंडिया क्या दे रहा है। इंडिया भी तो कुछ दे रहा होगा। इंडिया क्या स्कीम दे रहा है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ये आपको थोड़ा देखने वाला होगा। इसमें क्या है, कोई कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं देना है आपको, मतलब कोई पैसा आपको प्रीमियम के तौर पे नहीं देना है। ये एल्डरलीज को मिलता है, विडो को मिलता है और डिसेबल्ड को मिलता है। कौन देता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल, एक हो गया। फिर आ गया प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ये पेंशन स्कीम है जो 60 और 60 से प्लस के लिए 2023 तक चलाई गई थी। उसके बाद वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन्स, हाँ वही, और भी प्रोग्राम चलाए गए हैं कि उनको बेसिक एम्यूनिटीज मिल सके, फूड शेल्टर मेडिकल केयर। राष्ट्रीय वयोश्री योजना, संपन्न प्रोजेक्ट को ये याद कर लीजिए, लॉन्च हुआ था 2018 में और डायरेक्ट पेंशन उनके अकाउंट में आ जाती है। सेक्रेड पोर्टल है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, MOSG। वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं पोर्टल पर फॉर जॉब्स आफ्टर 60 ईयर्स। टोल फ्री नंबर है। सेज है, सेज क्या है, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। स्टार्टअप्स में शुरू करने के लिए हेल्प करते हैं। तो इन एंड आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, ओल्ड एज डे जो मनाया जाता है 15 जून, प्री के लिए यही है, बाकी सब ये मेंस के लिए है। स्कीम्स आपको थोड़ा याद रख सकते हैं कि NASAP नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल देता है, ठीक है, सोशल जस्टिस नहीं देता है। और इसमें आप एक और देख सकते हैं कि सेक्रेड पोर्टल है, सेक्रेड पोर्टल कौन देता है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। ये दो याद रख लीजिए, बाकी तो कितना भी याद रख लीजिए, कुछ पता नहीं है कहाँ से क्या आएगा, लेकिन
हाँ, इम्पोर्टेंट आ गया है। 10 years ऑफ आंध्रा तेलंगाना बाइफर्केशन। देखिए 2014 में आपको पता है बाइफर्केट हो गया था ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे हुआ था आपको ये मुझे बताना है। लैंग्वेज तो सेम है, एडमिनिस्ट्रेशन, आगे चलते हैं। स्टेट्स जब भी फॉर्म होते हैं तो उसके लिए कुछ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आर्टिकल नोट कर लीजिए। आर्टिकल 3, आप न्यू स्टेट बना सकते हैं। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे वो बिल पास किया जाता, वो इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में या राज्यसभा में, किसी में भी। और सिंपल मेजोरिटी से बिल पास हो गया तो उसका आप स्टेट्स बना सकते हैं, बाउंड्रीज ऑल्टर कर सकते हैं, नेम चेंज कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये भी है कि स्टेट रेजोल्यूशन पास करे एक और भेजे प्रेसिडेंट को, तो फिर प्रेसिडेंट भेज देता है। एक ये तरीका भी है। अब याद है कि स्टेट्स किस किस बेसिस पे डिवाइड हो सकते हैं। फर्स्ट आता है लैंग्वेज बेसिस पे। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था फजल अली की अंडर, और उन्होंने बोला था कि 14 स्टेट्स होनी चाहिए, 6 यूनियन टेरिटरीज होनी चाहिए। 1953 आज़ादी के 6 सालों के बाद ही। और उनकी रिकमेंडेशंस मान भी ली गई थी फजल अली की कॉन्स्टिट्यूशन के 7th अमेंडमेंट में। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड 2000 में ये बने थे 3 स्टेट्स लास्ट। उससे भी लेटेस्ट कौन सा बना, तेलंगाना। ये डेवलपमेंट के बेसिस पे बने हैं कि भाई इतने बड़े स्टेट को देखा नहीं जा रहा है, डेवलपमेंट करवानी है तो डिवाइड कर दो, ठीक है। तो और स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी कई स्टेट्स निकले हैं। मेघालय में से कई स्टेट निकले, असम में से कई स्टेट निकले। तो वो किस बेसिस पे हुए थे, ज़्यादातर रेस, कल्चर और कस्टम। जैसे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ट्राइब्स हैं मणिपुर में, आजकल आप देख रहे होंगे मेती ट्राइब, मिजो, नागा, काफ़ी है ना। तो उसमें आपको देखना पड़ेगा। आ जाइए आगे। तो क्या आप, हमें नए स्टेट्स चाहिए, और एक 11th प्लान डॉक्यूमेंट है जिन्होंने डाटा प्रोवाइड किया है कि जो छोटे स्टेट्स हैं वो ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं। 2004 से 2008 के बीच का डाटा है। जिस स्टेट्स में से वो निकले थे, जैसे उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, ये उत्तर प्रदेश से निकले थे। सॉरी, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से निकला था और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से निकला था। उन्हीं 5 सालों के अंदर जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने उतनी तरक्की नहीं की है जितनी तरक्की हमारे उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ ने की है। इसलिए ये माना जाता है, 11th प्लान में ये बोला गया, डॉक्यूमेंट जो दिया उन्होंने उसमें ये है कि जो छोटे स्टेट हैं वो ज़्यादा जल्दी तरक्की करते हैं, उन्हें मैनेज करना भी आसान होता है। ओके। और नया सिटी बनेगा, नया स्टेट बनेगा, प्राइवेट इन्वेस्टर्स आएंगे, नए डेवलपमेंट होंगे, नए रूल्स चलेंगे। पर साथ साथ एक, यही एक सोल्यूशन ही है कि आप स्टेट तोड़ तोड़ के बनाते जाओ। तो ऐसे तो आप छोटे छोटे करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टेट बना दोगे, तो ऐसा नहीं होता। छोटा स्टेट हो, पर उसमें क्या होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। पावर आपकी ऊपर से नीचे तक आनी चाहिए।
आपकी प्रेसिडेंट के पास पावर है, प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है, मंत्रियों के पास पावर है, उसके बाद ब्यूरोक्रेट्स के बाद पावर है, उसके नीचे एमएलए के बाद पावर है, उसके बाद आपके एमएलसी के पास पावर है, उसके बाद काउंसलर के पास पावर है, आपके वार्ड मेंबर्स के बाद पावर है, गांव में सरपंच के पास पावर है। वहां तक पावर जानी चाहिए आपको, हर एक चीज के लिए ऊपर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर से ना पूछना पड़े। डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, जल्दी काम होते हैं। देन आ जाते हैं कि ओके, एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है कि लिंग्विस्टिक होमोजेनिटी हैज नॉट प्रूवन टू बी इफेक्टिव इन कीपिंग द स्टेट्स इंटीग्रेटेड। सेम लैंग्वेज वाले जरूरी नहीं है कि वो इकट्ठे रहना चाहते होंगे। ओके, ये भी पता चला है। अब बैकग्राउंड थोड़ा सा देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का क्या फॉर्मेशन है। तेलंगाना बना था आंध्र प्रदेश से अलग। हैदराबाद क्या कैपिटल है तेलंगाना की। जो भी उसके एसेट्स थे और लाइबिलिटीज थी वो किस एक्ट के अंडर हम डिवाइड कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2014, इस एक्ट के अंदर हमने इसको डिवाइड किया है। ये क्वेश्चन आ जाता है किस एक्ट के अंदर, ये आया है शायद किसी कुछ पेपर में आया है ये कुछ। उसके बाद आ जाते हैं कि क्या सवाल उठाता है ये आंध्र प्रदेश का स्प्लिट, आंध्र प्रदेश का टूटना क्या सवाल उठाता है कि सेम स्टेट है, सब तेलुगु बोल रहे हैं, है ना, फिर भी डिवाइड हो गए। उसके बाद आ जाता है कि ऐसे तो और लिंग्विस्टिक ग्रुप भी बोलेंगे हमें डिवाइड करो, हमें थोड़ा इसको रिविजिट करना चाहिए, दोबारा से देखना चाहिए। सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा, वोट बैंक, किसी एक पार्टी को खुश करना, वो एक मुद्दे पे आप किसी डिवाइड करके दे दो। होता है ना भाई, एक घर में दो भाई रहते हैं, दोनों भाई की तो चलती नहीं है उतनी, ये कुछ बोलता है वो नहीं करता है, ये बोलता है ये नहीं करता है, बोलते हैं चल भाई तू अपना घर बना, तू अपना घर बना, दो घर अलग अलग बन जाते हैं फिर। ओके, तो ऐसा ही है, कई बार ऐसा भी होने देखने को मिलता है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना हो। आगे आ जाता है कि क्या क्या इम्पैक्ट है रिप्रेजेंटेशन एंड फेडरल स्ट्रक्चर पर। इसमें कुछ खास है नहीं, क्या different state sizes led to varying number of seats in the central legislation. This creates unequal political power and resource allocation, potentially marginalized in some regions. जैसे कुछ स्टेट्स, हर एक स्टेट का अपना कोटा होता है एमपी, जैसे पंजाब में से 7 एमपी जाते हैं राज्यसभा में, उत्तराखंड में से शायद 5 जाते हैं, चेक कर लेना, आई एम नॉट श्योर। हरियाणा से 8 या 9 जाते हैं, ऐसे करके देख लो आप। तो हर एक स्टेट का अपना अपना कोटा होता है। तो जैसे जैसे फिर अगर स्टेट, डिफरेंट स्टेट साइज का अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन हो जाती है ना, तो इक्वल पार्ट्स में स्टेट को डिवाइड कर देना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। चलिए, क्या हो सकता है इसका फेडरेशन के ऊपर। अब देखो, गोवा, सिक्किम, है ना, गोवा, सिक्किम, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, चलो ये तो यूटी है, और बता देते हैं, छोटा स्टेट ले लो कोई भी, नागालैंड, मणिपुर। मणिपुर का तो बुरा ही हाल है, क्या सुना जा रहा है उसका, यही अगर उत्तर प्रदेश में आग लगी होती तो पार्लियामेंट हिल जाता, मोदी जी अपना घर बना लेते वहां पे।
छोटे स्टेट की नहीं सुनी जाती है। रिप्रेजेंटेशन का मैं बोलेंगे 2 MP नहीं भी आएंगे तो क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये सब कुछ, और रिसोर्स एलोकेशन भी छोटा स्टेट है तो छोटी चीज थोड़ी चीजें मिलेंगी, है ना। चलिए, मेंस के रिगार्डिंग ज़्यादा है। उसके बाद आ जाते हैं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का भी फॉर्मेट क्या है। अभी डिवाइड तो हो गया है, बाकी कुछ कुछ हिस्सा अभी भी है ना, जो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के अंडर आता है तो चल रहा है। उनको बोलेंगे ध्यान से, प्यार मोहब्बत से जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उन्हें डिवाइड कर लीजिए। उनको बोले स्पेशल स्टेटस दे दीजिए क्योंकि नए नए टूटे हैं तो डेवलपमेंट में हेल्प हो जाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दीजिए। वो बोलेगा भाई हैदराबाद हमारा, बोलेगा हैदराबाद हमारा, बोलेगा ये एयरपोर्ट हमारा है, बोलेगा ये एयरपोर्ट हमारा है, तो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, टाइम लगेगा ना। सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही बहुत बिजी चल रहा है। चलिए, इंटरस्टेट कौन से, सरकार या कमीशन पे बनी थी, इसको याद कर सकते हैं आप। ये काउंसिल आपकी जल्दी रिजॉल्व करवा देती है, जोनल काउंसिल बना दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। ये सवाल आया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देता है सेंटर और स्टेट में जो लड़ाई होती है तो कौन सी जुरिस्डिक्शन के अंदर आती है। एडवाइजरी नो, अपेलेट नो, इट्स ओरिजिनल। आप किसी हाई कोर्ट में नहीं जाओगे। जब पंजाब और दिल्ली में लड़ाई हो रही है तो कौन से हाई कोर्ट में जाओगे, दिल्ली या पंजाब, नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाओगे यार। ठीक है, समझे। ये वैसे ही हो गया ना, घर में 3 भाई हैं। ठीक है, इसकी और इसकी लड़ाई हो जाती है, डिशुम डिशुम। पर ये इसके पास थोड़ी जाएंगे कि भाई तुम मेरी सुलह करवाओ, नहीं, ये जाएंगे अपने बाप के पास, फादर, बड़ी बड़ी पूछो वाले। ठीक है, इनके पास जाएंगे, पापा मसला हल करवाओ। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नोटा पे एनालिसिस किया गया इन्होंने। भाई देखिए, अब थोड़ा सा ये बोरिंग होता है क्योंकि लेंदी होते हैं, पर इसको अगर आप ध्यान से 2 बार कर लेंगे, आपकी मेंस की प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो जाएगी, आपको आंसर लिखने में अपने आप पेन चलेगा, अपने आप आइडियाज आएंगे। आइडियाज कहाँ से आएंगे, ये पढ़कर आइडियाज आएंगे ना। आप बोलो कि एक दिन में कोई किताब पढ़ के आइडियाज आ जाएंगे, नहीं आएंगे। आपको रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, न्यूज़पेपर के साथ साथ आपको ये मैगजीन पढ़नी पड़ेगी। मैं तो बोलूँगा इनसाइट ही पढ़ें, जिनके पास टाइम है। जिनके पास टाइम थोड़ा है वो विजन पढ़ के काम चला सकते हैं। ठीक है, और रही बात प्रीलिम्स में फैक्ट्स कम आ रहे हैं इसमें अभी, तो हाँ इसमें कम आ रहे होंगे क्योंकि इसका डेडिकेटेड पार्ट है। लास्ट के जो 30 से 40 पेजेस हैं वो डेडिकेटेड है प्रीलिम्स के लिए। तो हम उसमें तक जब पहुंचेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, प्रीलिम्स का पढ़ेंगे आप। ठीक है, आगे चलते हैं नोटा के बारे में। और हाँ, अगर आपको कुछ लगता है कि मेरे स्टडी में कोई प्रॉब्लम आ रही है या बोलने में या आवाज़ में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। मैं उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड कर लूँगा और चेंजेस करूँगा। ठीक है, वही गालियाँ मत देना। अगर कुछ मेरे से गलत बोला जाए तो आप कमेंट में बता देना कि हाँ ये इसने गलत बोला है, तो मैं उसको रेक्टिफाई करके नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा या उसी में कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आ जाते हैं नोटा के ऊपर। नोटा क्या, आजकल नोटा बहुत दबा रहे हैं लोग भाई। मध्य प्रदेश के इंदौर में तो शायद नोटा सबसे ज्यादा दब गया। चेक कर लेना, नहीं सुनने में आया था। इस बार 2 लाख वोट्स पड़े हैं नोटा को। ठीक है, ये देखिए, ये है ना बीजेपी, शंकर ललवानी, ये कहाँ से है, इसलिए जहां से भी हो, ये जीते हैं 1 करोड़ के 12 लाख, 1 2 3 4 5 6 7 12 लाख वोटों से जीते हैं ये। और उसका नेक्स्ट कॉम्पिटिटर कौन है, 2 लाख नोटा मिल गया भाई, ये रिकॉर्ड बन गया है। ओके,
आ गया इधर। नोटा क्या है? नोटा सबको पता ही होगा। एक मिनट मुझे मिटाने दीजिए जरा। जो नोटा है भाई, अगर आपको कोई पसंद नहीं आ रहा है तो आप नोटा दबा देते हो। नन ऑफ दी अबव, ठीक है। नन ऑफ दी अबव। और ये सबसे पहले नहीं, कौन कौन सी कंट्रीज में यूज होता है? फ्रांस, बेल्जियम, ब्राजील, फिनलैंड, स्वीडन। सबसे पहले इंडिया में यूज हुआ था ये 2013 में, ऑन द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। और वो कौन सी पिटीशन किसने फाइल की थी जिसपे ये एक्शन लिया गया? वो थी पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रख लीजिए, बहुत अच्छा काम करते हैं ये। ये लिख लिया तो मैं मिटा रहा हूँ। लिखना क्या है आपको? आप अपनी पीडीएफ साथ में रखिए, वहां से भी साथ साथ पढ़ते जाइए। उसके बाद आता है आपका, पर इसका कोई फायदा ही नहीं है। नोटा पूरा भी आ जाए तो क्या होगा? उससे कोई फायदा नहीं होगा। जो नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा, ऐसा कभी हुआ नहीं है कि सबसे ज़्यादा वोट्स नोटा को मिले हों। अगर नोटा को मिल भी जाएंगे तो नेक्स्ट जो पर्सन खड़ा होगा वो जीता माना जाएगा। तो हमें लेजिस्लेशन देना चाहिए ऐसा कुछ कि अगर सबसे ज़्यादा वो वोट नोटा को मिल जाते हैं तो वो इलेक्शन नल एंड वॉइड हो जाएगा, दोबारा इलेक्शन करवाए जाएंगे वहाँ पे। ओके। अच्छा, अब ये भी जानकर हैरानी होगी, वंडर कि स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, हरियाणा, पुडुचेरी, दिल्ली और चंडीगढ़ में नोटा को फिक्शनल इलेक्टोरल कैंडिडेट बोला गया है। ओके। फिक्शनल है ना, कोई है ही नहीं अगर ये जीत जाता है तो। चलिए आगे चलते हैं। वही, जिसको कोई मंत्री पसंद, सॉरी कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है तो वो आप नोटा को दबा के अपना डिसअप्रूवल दिखा सकते हैं कि भाई तुम सब नीले कम्मे हो, निठल्ले हो। नोटा क्या होता है, कई बार जैसे किसी को कोई वोट डालने नहीं जाना होता, कोई पसंद नहीं आता उसे, तो वोट डालने ही नहीं जाता। तो इससे नोटा होने से एटलीस्ट वो वोट तो डालने जाएगा ना, तो हमें पता चल जाएगा कि हम वोट तो डले हैं। जो कि आजकल हमारा परसेंटेज में लग रहा है 60% के आसपास रहता है। अभी नेशनल टर्नओवर देखना पड़ेगा कितना आया था, हाईएस्ट आया था इस बार हमारा। उसके बाद बोगस वोट्स का भी पता चल जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा ना, वो नोटा दब जाएगा। नोटा दब जाएगा तो वो वोट तो काउंट हो जाएगा ना। नेक्स्ट आ जाते हैं। पहले क्या होता था कि अगर आपने नोटा दबाया तो आपको वहाँ पे जो प्रेसिडिंग ऑफिसर होता था उसे बताना पड़ता था कि आपने नोटा दबाया है। पर अब नहीं है ऐसा, अब आपको कुछ नहीं दबाना, नोटा दबाओ घर जाओ। ये अच्छा क्वेश्चन है कि राज्यसभा पोल्स में नोटा यूज होता है? नहीं। तो इसका ये जवाब है कि नोटा राज्यसभा के इलेक्शंस में नोटा यूज नहीं होता है। इट्स ओनली यूज इन डायरेक्ट इलेक्शंस। नो नोटा इन राज्यसभा इलेक्शंस। उसके बाद आ जाते हैं नोटा के साथ, यही है क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। इसकी कोई इलेक्ट्रोल वैल्यू नहीं है, जितने मर्जी आ जाए, बस जीतने वाला जीत रहा है। रिजेक्ट नहीं कर सकते। ऐसा तो होगा नहीं कि भाई सबसे ज़्यादा वोट इसको मिल गए हों तो इलेक्शन दोबारा होंगे।
अवेयरनेस भी नहीं है, लोगों को पता भी नहीं है नोटा के बारे में, लोग फिर भी कोई ना कोई और दबा के आ जाते हैं। कास्ट बायस। अच्छा। सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट इन री इलेक्शन होनी चाहिए। जिस कैंडिडेट को नोटा से भी कम वोट मिल जाए भाई, उसको दोबारा इलेक्शन नहीं मिलेगा देने के लिए। भाई नोटा को हमने फिक्शनल कैंडिडेट माना है म्युनिसिपल पोल्स में हरियाणा ने। आपको मैंने पहले भी बताया है, हरियाणा, चंडीगढ़, महाराष्ट्र। उर्दू जी में रेटिंग देख लेना, ऐसी है, ठीक है। शॉर्ट टर्म बैन। Candidates losing to Nota could face a temporary ban on contesting elections against Nota। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। यूपीएससी में आया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5 member बॉडी। नो, इट्स अ 3 member बॉडी। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल ऑफ द कंडक्ट ऑफ द बोथ जनरल इलेक्शन एंड इलेक्शन। नो, यूनियन होम मिनिस्ट्री कैसे डिसाइड करेगी भाई, वो तो उसी टाइम पावर में होगी, वही बताएगी कब इलेक्शन होने हैं। भाई इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है, जो ऑटोनोमस बॉडी है। इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व्स द डिस्प्यूट्स रिलेटिंग स्प्लिट्स मर्जर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। या बिल्कुल ये सही है आपका। ये इसलिए सही है कि अभी आपने देखा होगा उद्धव ठाकरे की पार्टी छीन ली गई उससे, शिवसेना वाली। अब उसकी पार्टी का नाम बन गया शिवसेना यू, यू डी टी, शायद उद्धव ठाकरे ऐसे करके है, ठीक है। इनकी और इनका साइन भी मशाल है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल, आज हम कम से कम 20 पेज पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि हमारा ये कम से कम 10 क्लासेस में ख़त्म हो जाए। अब मैं, कितना टाइम हो गया मुझे पता नहीं अभी, देखते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी बनेगी तो हाँ, मैं आपको प्रेफर करना आप इसको 1.5x पे देखने की कोशिश करो, आपका अच्छा सुनाई देगा और अच्छा टाइम जल्दी बच जाएगा। कि मैं काफ़ी थोड़ा स्लो बोलता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो आप 2x पे देखिए इसको, 2x पर भी देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये कोई हिंदू का आर्टिकल था, उसके ऊपर ये बना हुआ है, एनालिसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ओके, कौन कौन से एक्शंस हैं जो गवर्नमेंट ने अगेंस्ट किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। प्रूव किया, 20,000 करोड़ की स्कीम है एक, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। बिफोर मिनिस्टीरियल पोर्टफोलियोज वर एलोकेटेड। ओके, क्योंकि ये तो आपको रिलीज कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल। ओके, तो प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल तो हमारे बने बाद में। नाम है उनका, आई थिंक, शिवराज, शिवराज चौहान। एक बार चेक कर लेना, मुझे खट्टर और शिवराज चौहान में फर्क लग रहा है। खट्टर शायद महुआ के हैं, महुआ मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है। तो शिवराज चौहान होंगे। मतलब कैबिनेट एक्शंस लिए जा रहे हैं बिना पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है, जब एमपीज चुन लिए जाते हैं उसके बाद उन एमपीज में से, जैसे एनडीए सरकार को इस बार 240 सीटें मिली हैं, 240 एमपी मिले हैं। उसमें बीजेपी है, आरजेडी है, लोक जनशक्ति पार्टी है, उसमें हमारी नीतीश कुमार की यही है, लोक जनशक्ति पार्टी है शायद। उसमें हमारी शिवसेना है, शिवसेना शिंदे वाली, शिंदे गुट की। और उसमें हमारी और भी पार्टीज हैं,
आप उसके ले सकते हैं, श्री चिराग पासवान की पार्टी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो है। तो इन सब की मिला के 240 सीट्स हैं। 240 में से कुछ उन्होंने 70 के करीब मिनिस्टर्स बनाए हैं। उनमें से कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है, और कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। तो जब ये कैबिनेट मिनिस्टर्स बनते हैं या मिनिस्टर ऑफ ये इनमें से कोई मिनिस्टर बनता है तो उन्हें पोर्टफोलियो दिया जाता है। जैसे अमित शाह जी को कौन सा पोर्टफोलियो मिला है? होम मिनिस्ट्री। राजनाथ सिंह जी को मिला है डिफेंस। ये सब आपको याद रखना है, समझने की जरूरत है इसमें। तो ऐसे पोर्टफोलियो साइन होते हैं। जब पोर्टफोलियो साइन हो गए तभी ना वो काम करेंगे। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, पोर्टफोलियो साइन नहीं हो रही, स्कीम पहले ही मोदी जी फटाफट फटाफट कर रहे हैं। तो ये इन्होंने गलत किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का भी पोर्टफोलियो, प्रधानमंत्री आवास योजना कौन देगा? महुआ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, खट्टर जी वो तो बने ही नहीं है। खट्टर जी को पता ही नहीं मैं बनूंगा क्या। मतलब आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि भाई मुझे तो संवैधानिक काम करने चाहिए। तो इस पे ये था सिर्फ। नेक्स्ट चलते हैं। पिलर्स कौन कौन से, ये आप थोड़ा सा देख लिए। कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू मतलब जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सेकुलरिज्म, डिग्निटी, ये आपकी खराब नहीं होनी चाहिए। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स होने चाहिए। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स में क्या क्या आता है कि हर एक बंदा पार्टी बना सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है, फंडामेंटल राइट्स मिलने होनी चाहिए उनको, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू अपॉर्चुनिटी, राइट टू रिलीजन, कंसाइंस इन रिलीजन, है ना, ये सारे हैं आपके पास। उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर में आ जाता है हमारा लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। चेक्स एंड बैलेंस भी उसी पे होने चाहिए, जैसे जुडिशरी चेक रखती है लेजिस्लेटिव पे, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन करने के लिए भी होना चाहिए। एथिकल गवर्नेंस होनी चाहिए। एथिकल कैसे होगी? ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, हर एक चीज कैसे हो रही है, कितना पैसा आया, जैसे कुछ आपको पता होगा हमने पैसा दिया था कोरोना पीरियड में, कहाँ दिया था? पीएम फंड में दिया था ना, और उसका वो हमें ब्यौरा नहीं दे रहे हैं। पीएम केयर बोल रहे हैं कि वो तो भाई पब्लिक है ही नहीं, वो तो प्राइवेट है, तो हम उसका पैसा नहीं बताएंगे। भाई वो एथिकल है, वो प्रधानमंत्री एक पब्लिक फिगर है, उसके नाम पे पैसा दिया जा रहा है, उसको देखकर पैसा दिया जा रहा है, यकीन करके पैसा दिया जा रहा है कि मोदी है तो पैसा शायद सही यूज हो रहा होगा। लेकिन चलिए, डिबेटेबल है, करते रहिए, हम अपना टाइम क्यों खराब करें। चलें आगे चलते हैं। इसमें आपको और पढ़ने की जरूरत यह है कि आपको डेमोक्रेसी को सेफ गार्ड करना है, राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, जुडिशियल बेंचमार्क्स होने चाहिए, सोशल जस्टिस, बीइंग पॉजिटिव चेंज। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी पे कुछ केसेस थे सुप्रीम कोर्ट पे। जजमेंट्स ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जजमेंट्स पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो एक बार गो थ्रू होना ठीक है। नवतेज सिंह जोहर, यूनियन ऑफ इंडिया में आईपीसी की सेक्शन 377, क्यों? सोशल माइनॉरिटी, वो होमो कंसेंसुअल होमोसेक्सुअल एक्ट्स थे जो उनको डीक्रिमिनलाइज किया था, तो उसके बारे में है। उसके बाद आ जाता है सबरीमाला टेम्पल केस। वुमेन मेंस्ट्रुएटिंग एज होती है ना, जिसमें उस दौरान वो सबरीमाला टेम्पल में नहीं जा सकते थे, तो सुप्रीम कोर्ट आया, उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया, बोलते हैं मैं, इंटरवीन किया और उनको हक दिलाया। जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डीक्रिमिनलाइज अडल्ट्री। ओके, जिसका जो मन करता है करे भाई, ठीक है, एनसीटी। बाकी डिबेटेबल तो है, हर एक की अपनी सोच होती है। नेशनल एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया,
ओके, इसमें क्या है कि कंप्लीट अडेरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को कि स्टेट और सेंटर के बीच में प्रॉपर डिवीजन होना चाहिए, 7 शेड्यूल के अंदर जो लिखा हुआ है। चलिए आगे आ जाते हैं। चैलेंजेस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी में? जो पहले से चलता आ रहा है वही चलने दे रहे हैं। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत है, अवेयरनेस बहुत कम है, सब्जेक्टिविटी जिसका भाई जिसने जिस नज़र से देखा उसे वैसे ठीक लगा, तो ये नहीं होना चाहिए। वो सबके लिए जो अगर सही है वो चीज़ सही होनी चाहिए, जो हक है लोगों के वो मिलने चाहिए। जुडिशियल लिमिटेशन एंड ओवर रीच, मतलब जुडिशियल एक्टिविज्म भी होना चाहिए लेकिन वो ओवर रीच नहीं होना चाहिए। अब सारे काम जुडिशरी करेगा तो बाकी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव झक मारेगा क्या? वो भी करेगा ना, तो ऐसे। चलिए आगे चलते हैं। ये आज का मैं लास्ट टॉपिक है, बाकी हम कल करेंगे। पटना हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया जो 65% कोटा था बिहार में। चलिए देखते हैं। बिहार में बैकवर्ड क्लास को 18% का रिजर्वेशन देने की कोशिश की गई। उसमें भी एक्सट्रीमली जो बैकवर्ड है उनको 25%, तो बाकियों का शेड्यूल कास्ट का और शेड्यूल ट्राइब के कोटे को एडजस्ट करके सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि 50% से ऊपर कोटा नहीं होना चाहिए, पर ये 65 तक भाई साहब ले गए, तो गलत है ना। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसे नल एंड वाइड कर दिया। क्या करते हैं बिहार या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, इलेक्शंस के पहले ऐसा कर देते हैं। उन्हें पता है होना तो है नहीं, लोग खुश हो जाते हैं। आफ्टर ऑल तो सुप्रीम कोर्ट इसे नल एंड वाइड कर ही देगा, फिर हम बोल देंगे कि भाई देखिए सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइड कर दिया, हमने तो किया था। तो सरकारों के तो यही काम चलते रहते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, और हम बनते रहेंगे। अब बोलते हैं ना, जब तक दुनिया में सिनेमा है ना तब तक लोग बेवकूफ़ बनते रहेंगे, बेवकूफ़। चलिए आगे चलते हैं। इसमें याद रखने वाला कुछ नहीं है, इसमें आपको ये याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट की 50% की सीलिंग है। और कौन कौन सी वायलेशन थी, वायलेशन में देख लेते हैं आर्टिकल 14, 15 और 16 में। ठीक है, इसमें आपको वायलेशन है। वायलेशन हुआ तो उस बेसिस पे एक क्या हुआ, 50% की लिमिट इंक्रीज करवा दी। ये 50% की लिमिट जो इंक्रीज की थी कौन से केस में की थी? इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी केस 1992, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसे याद रख लीजिए। ठीक है, प्रोपोर्शनल बेसिस पे नहीं बनाई थी ना, कितनी पॉपुलेशन है उसी बेसिस पे करते, स्टडी नहीं थी प्रॉपरली। ठीक है, और जुडिशियल प्रेसिडेंट्स में तो बताया ही हुआ है कि भाई 50% की लिमिट इंक्रीज नहीं करनी है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं इंदिरा साहनी जजमेंट क्या है। 1992 में आई थी रिजर्वेशंस देने के लिए। उन्होंने बोला कि SC ST OBC तीनों की मिला के 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम चले जाते हैं और मराठा रिजर्वेशन। इन महाराष्ट्र वालों ने भी यही गेम किया, नहीं मिला। भाई सबको रिजर्वेशन दे दोगे तो सभी एक ही थाली में आ गए ना फिर। पर लोग नहीं समझते हैं स्टेट में। हाँ, पर कुछ स्टेट्स में ये लिमिट है, 69%। ठीक है, रिजर्वेशन चल रही है, इसके बारे में फिर बात करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो EWS रिजर्वेशन जो है, इसको चैलेंज किया गया था लेकिन 3:2 की मेजोरिटी से सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैलिड कर दिया, और 50% सीलिंग के ऊपर से है, ये अलग से इकोनॉमिक बेसिस पे है। अब मुझे आप ये देख के बताएंगे कि ये जो EWS रिजर्वेशन है ये आपके कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू मिली है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू मिली है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसका क्रिटिसिज्म भी है और इसके आर्गुमेंट्स इसके फेवर में भी है
कि भाई ठीक है ना, इक्वालिटी के बेसिस पे जितनी पॉपुलेशन है उसी हिसाब से दिया है, बैलेंस बनाना ज़रूरी है। अंबेडकर जी ने बोला है कि रिजर्वेशन शुड बी एक्सेप्शंस टू इंश्योर इक्वालिटी एज वार्न्ड बाय बी आर अम्बेडकर। एक्सेप्शनली यूज करना है इसको, मजाक नहीं बनाना है इसका। उसके बाद बोलते हैं कि भाई 50% आर्बिट्रेरी है, कोई स्टडी नहीं है, कुछ पता नहीं क्या है कि अगले 50% जनरल ही है क्या। तो इसकी डिबेट होती रहती है, इस पे चलती रहती है बस। आप आगे इस पे चलते हैं तो हम आ जाते हैं, इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। वही रिजर्वेशन पे चल रही है तो शेड्यूल कास्ट, एनसी नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट पे क्वेश्चन आ चुका ऑलरेडी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। नहीं, डिफाइन ऐसे कभी हमने बेसिक स्ट्रक्चर को किया ही नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, वो केस टू केस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से देखेगी, तो हमने डिफाइन नहीं किया है बेसिक स्ट्रक्चर को। तो पहला हो गया रॉन्ग। The Constitution of India provides judicial review to safeguard the citizens' liberties and preserve the ideals on which the Constitution is based. Constitution of India provides judicial review. नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वैसे ये सही भी है। The Constitution of India provides the judicial review to safeguard the citizen liberties and preserve the ideals on which the Constitution is based. ये मुझे डाउट है, ये सही होना चाहिए। चलिए इसको मैं देख के फिर आपको बता दूंगा कल। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।